130 पॉइंट की मजबूती के साथ 19,818 और 44,560 पर बैंक निफ्टी। वीरू कह रहे थे कि 700 पे क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद बड़ी तेजी बनेगी। तो नज़र अब बैंक निफ्टी होनी चाहिए, लेकिन एडवांस डिक्लाइन गजब का है। मिड कैप में भी अच्छी 1% के आसपास तेजी 400 पॉइंट की, और हर एक गिरने वाले के शेयर के सामने 4 से ज़्यादा शेयर्स की संख्या बढ़ने वाली है। तो ब्रॉड बेस्ड रैली है अलग अलग सेक्टर्स में। रियल एस्टेट 2-3 दिनों से लगातार बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस अपडेट्स जो कंपनियों के आए हैं वो भी काफ़ी बेहतर निकलते हुए आए हैं। आज के मेहमान हैं गौरव बिस्सा। गौरव से एक क्विक चेक लेते हैं मार्केट में। गौरव, 2 दिन से मार्केट ने एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस शुरू किया है और ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से बड़ी रैली की तरफ बढ़ रहा है। कन्विक्शन है ये? गुड मॉर्निंग नीरज जी, आपकी टीम को, सभी दर्शकों को। देखिए, एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड था। अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल के यहाँ से बाउंस बैक किया था, तकरीबन 19,300 350 के आसपास में था, और वहां से एक बाउंस बैक हमको देखने मिला है। अगर आप डेली चार्ट्स पर थोड़ा लॉन्गर पीरियड अगर देखेंगे, और जो हमने लोअर लेवल्स बनाए थे वहां से अगर आप 17,000 के आसपास, वहां से अगर आप चैनल बनाएंगे तो हमको ब्रेकडाउन देखने मिला था। अब उसका ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हो रहा है 19,850 19,900 स्पॉट के आसपास में। तो यहाँ पे मैं उतना ज्यादा अग्रेसिवली बुलिश नहीं रहूंगा जब तक यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे क्लोजिंग आती है, तो हम और अपसाइड की बात कर सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, हमने तो निफ्टी आज शॉर्ट दिया है एक स्टैगर्ड वे में, कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स को 19,850 60 चल रहे हैं वहां पे शॉर्ट कीजिए। 50-60 पॉइंट थोड़ा और ऊपर जाता है, 70 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप थोड़ा और शॉर्ट कीजिए। अभी पूरी फुल क्वांटिटी शॉर्ट मत कीजिए। और नीचे में आपको 19,500 तक के लेवल देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। ये रैली काफी फास्ट हुई है। आप देखिए, जो हिसाब से आप कंपेयर करें S&P को या आप डाउ जोन्स को कंपेयर करें, तो वो हिसाब से हुआ नहीं है। जो आउट परफॉर्मेंस है उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट क्या करेगा ये और अपसाइड को बोलना मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है, कि जहाँ पे आप 19,900 के आसपास में बेचते हैं, 70-80-100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 400 पॉइंट का आपको गेन मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर क्लोजिंग आ जाती है 19,950 वाला के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तब मैं फिलहाल एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई के लिए प्ले करूंगा। जब तक नहीं हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे कॉशियस ही रहूंगा। ओके, ये अच्छा है, कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो। गौरव, आज आईटी शेयर्स में नतीजों से पहले टीसीएस के रिजल्ट आएंगे मार्केट के बाद, उसकी वजह से आईटी शेयर्स में थोड़ी थोड़ी रौनक दिख रही है। कोई स्टॉक रडार पे है आपके जिस पे आपको लगता है कि आईटी में पोजीशन ली जा सकती है? देखिए, मैं जनरली अवॉइड करता हूँ नंबर्स के पहले, क्योंकि कब किस तरह से मौका आ जाए, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके वोलेटिलिटी में आपको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके फिर स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। और आईटी में मैं 1-1.5 साल के व्यू से काफी बुलिश हूँ, कि अगर आप टीसीएस ले लो, इन्फी ले लो, इनफैक्ट निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि लाइफ टाइम हाई बनाएगा अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो मैं काफी अग्रेसिवली बुलिश हूँ आईटी में। काफी लोअर लेवल से हमने रिपोर्ट के माध्यम से अपने क्लाइंट्स को भी काफी दिलवाया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा दिक्कत आती है बोलने के लिए, काफी वोलेटाइल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो टीसीएस यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। अब नतीजे हैं तो मैं यहाँ पे बाय फिलहाल नहीं करूंगा। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ने ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन कर रहा है। इन्फोसिस जो है वो यहाँ से एक बार 1650 के लेवल दिखा सकता है। टीसीएस अगर 3600 होल्ड करता है तो ये भी 3750 के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली आप एचसीएल टेक ले लीजिए, जहाँ पे भी कल नतीजे आएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे भी एक अच्छी उछाल है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो ये भी जो है एक बार 1350 तक के लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, बट रिजल्ट्स आने वाले हैं तो इसके लिए उतना कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी के लिए। के ये तस्वीर बन रही है। चलिए एक फटाफट कुछ सवाल भी ले लेते हैं। सौरभ मलिक ने एक सवाल डाला है ट्विटर पे। आज सोशल मीडिया का दिन, ध्यान रखिएगा। इनके पास इन्फोसिस के 100 शेयर्स हैं। स्पेसिफिक सवाल ये पूछ रहे हैं। 1363 के भाव पर है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप 1-1.5 साल के करीब रुक सकते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। नया लाइफ टाइम हाई के लिए प्ले कर रहे हैं। अगर नया लाइफ टाइम हाई होता भी है तो तकरीबन 25 से 30% अपसाइड की हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो देखिए नतीजे कैसे आएंगे, क्या आएंगे, तो उसके बेटर ऑलवेज है कि आप एग्जिट कर लो नतीजों के पहले। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं प्ले करें, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको रखना चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंकित चौहान के पास टाइटन के शेयर है 300, भाव है 3300। बने रहे इसमें या स्विच करें किसी और में? देखिए, बने रह सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका खराब नहीं है। थोड़ा टाइम करेक्शन इसमें आपको देखने मिल सकता है। स्ट्रक्चर इसमें खराब नहीं है। काफी ब्रेकआउट्स थे, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, हायर हाई हायर लोस बना रहा है। तो सभी मापदंड अगर देखे जाए तो वहां से स्टॉक जो है फिलहाल बेहतर ही है। ओके, ये राय है टाइटन पे। गौरव रुकिएगा, हम लोग चलते हैं इजराइल, और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तनाव का माहौल चल रहा है इजराइल और में। गज़ा में जो है काफ़ी ज़्यादा बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से, क्योंकि हमास
के रिटेलिएशन में। बातचीत करेंगे फर्स्ट पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा से। पलकी वहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं और बहुत ही, कल मैं देख रहा था इनके बहुत सारे वीडियोस जहाँ पे पीछे बहुत बमबारी हो रही, वहाँ पे भी कर रही थी। पलकी, होप आप ठीक ठाक हैं और हमें ये बताइए कि इस वक्त जब हम बातचीत करें ताज़ा हाल क्या है, क्योंकि मुझे ये कुछ खबरें इधर से उधर से मिल रही हैं कि और इंटेंसीफाई उन्होंने कर दिया। हालांकि अभी ग्राउंड इन्वेजन नहीं शुरू किया लेकिन इंटेंसीफाई किया एयर स्ट्राइक। साथ ही क्या लेबनान की तरफ इन्होंने इजराइल की तरफ से कुछ बमबारी हुई है? जी, इनफैक्ट ये अब 3 फ्रंट पे एक्शन हमें दिख रहा है। एक तो गाज़ा की तरफ जहाँ पे बमबारी जारी है और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। रॉकेट्स लगातार इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं गाज़ा में। और गाज़ा आप जानते हैं कि एक कंक्रीट जंगल है, जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है और उसमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास लोग रहते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो गाज़ा में तो प्राइमरी फोकस है। उसके अलावा लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्ला की तरफ से कुछ अटैक्स आए हैं और इजराइल ने उसका जवाब दिया है। कुछ मिलिट्री एक्शन वहाँ पे भी देखा गया है। सीरिया में भी जो ईरान के कुछ एसेट्स हैं उनके ऊपर इजरायली हमले की खबरें हैं। तो 3 दिशाओं में एक्शन हो रहा है। उसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव की आपने बात की। ग्राउंड ऑफेंसिव इज़, आई वुड से, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन, क्योंकि पूरी तैयारी हो गई है। इजराइल की जो सेना है वो गाज़ा के बॉर्डर पे तैनात है और गाज़ा के बॉर्डर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 चेक पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 इजराइल की तरफ खुलते हैं और 1 इजिप्ट की तरफ खुलता है। तो पूरा उसको एरिया को सील किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी की जा रही है। और अमेरिका जैसे देश जो हथियार भेज रहे हैं, कल एक फ़्लाइट आई थी क्रिटिकल एम्यूनिशन के साथ। एक अमेरिकन वॉरशिप USS जेरल्ड फोर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी वॉरशिप भी इस तरफ रुक कर रही है जिसका नाम है USS आइजनहावर। तो पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑफेंसिव की और इस लड़ाई को एस्केलेट करने की। बल्कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, यूएस की तरफ से कम 2-3 दर्जन स्टेटमेंट बाइडेन की आ चुके हैं उनके ट्विटर पे और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, उसको पूरा, ये हिंदी में कहें तो बदला लेने का अधिकार है और वो कर भी रहा है। और साथ ही अपनी वॉरशिप्स और सारी चीज़ें भेज रहे हैं जिससे ये इंश्योर हो जाए कि कोई इंटरवीन ना करे और जो इजराइल कर रहा है उसको करने दिया जाए। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इससे पहले हमने नहीं देखा कि बाइडेन पर्सनली या यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट पर्सनली एक चीज़ के लिए इतनी बार ट्वीट, इतनी बार स्टेटमेंट दे रहा है? ये किसी बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा है क्या? इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं नोट करने के। पहला तो ये कि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक मिलिट्री और पॉलिटिकल अमेरिका रहा है। तो अगर बाइडेन ये समर्थन नहीं देते तो अनप्रेसिडेंटेड होता। तो बाइडेन के पास भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। अमेरिका विल हैव टू सपोर्ट इजराइल। दूसरा इसमें बिंदु जो है वो ये है कि बहुत सारे अमेरिकी नागरिक भी इस क्रॉस फायर में विक्टिम्स हैं, अमेरिकन हॉस्टेजेस हैं, अमेरिकी लोगों की मौत भी हुई है। तो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय इजराइल के साथ खड़ा होना। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। अगले साल एक प्रेसिडेंशियल चुनाव है और अगर जो बाइडेन नेतन्याहू के साथ इस वक्त खड़े नहीं पाए जाते तो जो विपक्ष है अमेरिका में, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उससे खासा दबाव पड़ेगा उनके ऊपर कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं एज अ सपोर्टर ऑफ इजराइल। तो पॉलिटिकल ऑप्शंस बहुत कम हैं। हालांकि निजी तौर पे देखा जाए तो नेतन्याहू और बाइडेन की जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। नेतन्याहू शायद इजराइल के पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे जिनके चुने जाने के कम से कम 9-10 महीने तक यूएस प्रेसिडेंट ने उनको न्योता नहीं दिया। हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी जो बाइडेन से अमेरिका में UNGA समिट के दौरान, पर उससे पहले उनको कोई इनविटेशन नहीं मिला। तो बाइडेन का काफ़ी कड़ा रुख था नेतन्याहू की तरफ, पर इस लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। दे विल हैव टू सपोर्ट इजराइल। लास्टली एक क्वेश्चन कि कल हम लोगों ने बातचीत की थी तो ये था कि शायद एक आवाज़ आई थी कि ट्रूस हो सके, बातचीत हो सके, इसको रोका जा सके। क्या उस दिशा में किसी भी पार्टी ने, किसी पक्ष ने कोई प्रयास किए? इजिप्ट ने, कतर ने, जो इसमें इंस्ट्रूमेंटल हो सकते, कोई बातचीत आगे बढ़ी या अभी भी बिल्कुल वैसे जैसे स्थिति पहले दिन थी? 5वां दिन है आज।
बहुत डेवलपमेंट मैं नहीं कहूँगी कि इस दिशा में कुछ ज़्यादा हुआ है। वही 3 प्लेयर्स हैं, कतर है, टर्की है और इजिप्ट है, और उनका कहना है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, वो बातचीत कराने के लिए तैयार हैं। पर इस वक्त जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसराइल की तरफ से, जिस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, उनसे ये लगता है कि बातचीत के मूड में वो नहीं है। और अगर आप ईरान से भी स्टेटमेंट देखें, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो बार बार कह रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। पर कल उनके जो सुप्रीम लीडर कहे जाते हैं आयतोल्ला खमेनेई, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा, आई वुड वांट टू किस द हैंड्स ऑफ दोज हु डिड दिस। तो जिन्होंने ये हमला किया है, मैं उनके हाथ चूमना चाहता हूँ। इससे आपको पता चलता है कि किस तरह का समर्थन ईरान दे रहा है हमास को। तो जब इस तरह के बयान आते हैं दोनों तरफ से, तो बातचीत का जो एवेन्यू है वो और कम हो जाता है, वो विंडो और श्रिंक हो जाती है। तो बातचीत इस वक्त अगर की भी जा रही है अनऑफिशियली, तो उससे बहुत कुछ हासिल होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इजराइल की तरफ से काफ़ी क्लैरिटी है कि हमें ये करना है, ग्राउंड ऑफेंसिव करना है, एयर ऑफेंसिव करना है। मेरे ख्याल से इजराइल के लिए चुनौती इस वक्त ये है कि वो अपना जो एंड गेम है उसको कैसे डिफाइन करें। ग्राउंड ऑफेंसिव पहली बार नहीं होगा अगर इजराइल करेगा, तो पहले भी किया है उन्होंने, और इजराइल ने गाज़ा पे ऑक्यूपेशन भी किया है, कब्जा भी किया है। 1967 की लड़ाई के बाद से इजराइल का ऑक्यूपेशन था गाज़ा पे। 2005 में उन्होंने छोड़ा। तो उनको ये डिफाइन करना है कि हम ग्राउंड इन्वेजन करके हमास को निपटा के वापस आ जाएंगे या फिर हम गाज़ा को ऑक्यूपाई करेंगे। वो उन्होंने तय नहीं किया है। पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त बदले की भावना आपको दिखाई देती है, पर पब्लिक सेंटिमेंट इज ट्रिकी। पब्लिक सेंटिमेंट को बदलते देर नहीं लगती। इस वक्त बदले की भावना है। अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव करते हैं और इजरायली सैनिक शहीद होते हैं, तो वही पब्लिक सेंटिमेंट टर्न भी हो सकता है और वही सरकार के खिलाफ भी हो सकता है कि आपने हमारे लोगों को वहाँ भेजा और अब वो मर रहे हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी है इजरायली लीडरशिप के लिए डिफाइन करना और डिटर्मिन करना कि वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। लड़ाई होगी कि नहीं, ये मुझे लगता है इस वक्त तय है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, बहुत छोटा सा एक जवाब चाहिए पलकी मुझे। आप चूंकि वहाँ ग्राउंड पे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आपका अपने एडिटोरियल सेंस क्या कहता है कि ये लड़ाई वाकई बहुत बड़ी होने वाली है? गाज़ा नक्शे पे बचेगा कि नहीं बचेगा, किसके कंट्रोल में आएगा? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई एस्केलेट होगी और टेंशन सिर्फ गाज़ा में नहीं है। हालांकि गाज़ा की तस्वीरें बहुत भयानक हैं इस वक्त और आपको दिखता है कि किस तरह से बमबारी हो रही है। महिलाएं, बच्चे सभी उसकी चपेट में आ रहे हैं। पर यहाँ इजराइल में भी कल कम से कम 5 ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब हम गाड़ी में थे या कहीं पे थे और अचानक सायरन बजे, अचानक बम फटने की आवाज़ें आई और हमें जहाँ भी हम थे वहाँ पे गाड़ी रोक के एक बार हम किसी के घर में घुस गए। ये मैंने देखा है कि लोग अपना घर खोल देते हैं। आप अगर होटल में हैं, आप किसी दुकान में, कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आ रहे हैं। आपको तुरंत वो बॉम्ब शेल्टर के अंदर ले जाते हैं और आपकी सेफ्टी के बारे में पूछते हैं। तो ये मैंने सेंटिमेंट देखा। तो टेंशन इस वक्त इजराइल में भी है। गाज़ा की तरफ से भी रॉकेट्स आ रहे हैं। इजराइल के पास आयरन डोम है तो वो रॉकेट से नुकसान बहुत नहीं हो रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब हालात ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इस वक्त माहौल है। मुझे लगता है कि इजरायली सरकार के ऊपर इस वक्त बहुत दबाव है। एक तो वो राइट विंग सरकार है, दूसरा उनकी क्लियरली यहाँ पे कमी दिखी है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, मिलिट्री फेलियर हुआ है, लीडरशिप का फेलियर हुआ है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल में आपने देखा होगा कि सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहे थे। नेतन्याहू सरकार ने एक जुडिशल ओवरहॉल, एक जुडिशल बिल पास करने की कोशिश की थी जिससे काफ़ी गुस्सा था लोगों में। तो कहीं ना कहीं इजराइल का जो फोकस था वो सिक्योरिटी से भटक के डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा हो गया था और उसी की कीमत शायद उन्होंने इस वक्त चुकाई है। तो अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लीडरशिप ज़रूरत से ज़्यादा कड़ा रुख अपनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये लड़ाई अब बड़ी होने वाली है और जिस तरह से अमेरिका अपना समर्थन दे रहा है, 2 वॉरशिप्स इतनी जल्दी तैनात कर देना बहुत बड़ी बात है। मिलिट्री प्लेन भेजना बहुत बड़ी बात है। कल एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के आप कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इजराइल में आएंगे, वो भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तैयारी पूरी है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें ईरान शामिल होता है कि नहीं, इसमें हिजबुल्लाह किस हद तक शामिल होता है, सीरिया में कितना एक्शन होता है, ये तो अब आगे कुछ दिनों में देख के पता चलेगा। पर गाज़ा पे हमला बढ़ने वाला है।
बिल्कुल, मैंने आपका वो वीडियो देखा था। अपना ध्यान रखिए पलकीज, और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे रोज़ इसी तरीके से छोटे छोटे, जिससे हमें पता चले, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को पता चले कि वहाँ पे चल क्या रहा है। और अगर आप बहुत डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हो तो फर्स्ट पोस्ट के वीडियो चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे पलकी की डिटेल रिपोर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी आधा एक एक घंटे के शोज़ है, वहाँ पे आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया पलकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस स्वागत है एक बार फिर से आपका। चलिए फटाफट अब सवाल लेते हैं, और अरविंद गोयल जी का पहला सवाल है। इन्होंने लिखा है कि चोला फाइनेंस के 50 शेयर इनके पास 1150 के भाव पर होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें। गौरव जी, क्या करना चाहिए चोला फाइनेंस? देखिए फिलहाल बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हायर टॉप हायर बॉटम बनने लोअर टाइम फ्रेम में भी नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। मैं फ्रेश एडिशन की इसमें सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी के पास अगर है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो इसको होल्ड करना चाहिए। प्रवीण का सवाल है HBL पावर पे 150, और फिर इन्होंने बेचा है। व्हाट विल बी द रियल टाइम टू री एंटर? HBL पावर में क्या री एंटर इस समय किया जा सकता है? देखिए इसमें मल्टी ब्रेकआउट जो था वो 110 पे था, आज स्टॉक जो है 300 का है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है स्टॉक। इन्होंने अगर बेचा है तो वापस उसको चेज मत कीजिए। मैं कहूँगा ये लेवल पे करेक्शन है तो आप बाई कीजिए, तो ये स्टॉक अभी इसको अवॉइड कीजिए, और बहुत सारे मौके आपको मिलते रहते हैं, वहां पे आप प्राइवेटली एंटर कीजिए, इसको अभी अवॉइड कीजिए। ओके। वरुण शुक्ला का सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक पर 224 शेयर है इनके पास, 44 रुपये 83 पैसे के। तो आपका फेवरेट सेक्टर है सरकारी बैंक, गौरव? आपने बिल्कुल सही कहा। अब ऐसा कोई बैंक रहा नहीं है पीएसयू में जहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को नहीं दिलवाया हो। एक दो शायद रहे होंगे, लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है, किसी का नजरिया अगर 2 साल का है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई करेक्शन अगर यहाँ पे आपको 15-20% का कोई भी रीजन से कभी भी आता है तो आप फिर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बने रहिए। मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल है, इतने जल्दी से गिरे बड़े गिरावट इसमें देखने मिलेगी नहीं। और 2 साल में आप रखिए। अगर ये किसी के अंदर मर्ज हो गया तो अलग बात है, बट अगर वो नहीं हो रहा है तो काफी काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। के 2 साल का नजरिया है तो इस पर बने रहना चाहिए। सरोज कुमार तिवारी के 2 सवाल है। केनरा बैंक के लिए भी वही रूल लागू होता है, इसलिए इसको नहीं ले रहा हूं मैं। दूसरा सवाल इनका है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज पे, 50 शेयर है 1418 के प्राइस पे। क्लीन साइंस में क्या करना चाहिए? देखिए जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है करेक्शन इसमें कंटिन्यूसली देखने मिलते रहा है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि जो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम का सिलसिला था फिलहाल वो थमते हुए नजर आ रहा है। इनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो होगा 1280 का। उसके नीचे अगर जा रहा तो फिर कंफर्मेशन आएगा कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर एक बार स्टॉक जो है वो पार कर लेता है 1580 वगैरह के लेवल्स, तो डाउन अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ये ना इधर ना उधर, उस तरह से मिडिल ऑफ द रेंज में है। आप 1280 के स्टॉप लॉस में बने रहिए। ओके। अमित मोघे के सवाल है डी लिंक इनके पास है 450 शेयर्स 335 पे, और हेरनबा इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स 800 रुपये पे। 1 साल का नजरिया चाहिए इनको। डीलिंक में अच्छा ब्रेकआउट आप बने रह सकते हैं। इनकी जो बाइंग प्राइस वो काफी ऊपरी लेवल्स की है, इन्होंने प्राइस चेज किया है। क्योंकि जो उसके ब्रेकआउट्स थे वो तकरीबन 260 वगैरह के थे, तो आज इन्होंने अगर 330 में लिया तो काफी ऊपरी लेवल्स पे लिया है। बने रहिए। स्टॉप लॉसेस इसमें डी पाएंगे। 1 साल का नजर रखिए। अच्छा कंटिन्यूशन पैटर्न है, मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, और ये एक बार 400 के लेवल भी दिखा सकता है अगर 1.5 से 2 साल के अंदर, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। वहीं अगर मैं हिरनबा इंडस्ट्रीज की बात करूँ, देखिए ये एक फ्लेवर में नहीं रहा है, और जब से अगर आप देखेंगे 1-2 साल से इसका जो चार्ट अवेलेबल है कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। इसमें भी क्लीन सेंस कैसा ये है कि फिलहाल एक नया स्विंग लो नहीं बना है, स्विंग हाई भी नहीं बना है, तो यहाँ पे जो एक्शन शुरू होगा, जो मोमेंटम शुरू होगा वो 416 के ऊपर होगा। और आपके लिए मैं स्टॉप लॉस में फिलहाल सुझाऊंगा वो होगा 319 का, तो उसके नीचे अगर जा रहा है तो आप एग्जिट कीजिए। ओके, अगर एग्जिट करिए। और ये इसमें आपको तो ध्यान रखना। अरे केयर रेटिंग पे भी लोगों के पास शेयर है। राहुल प्रजापति के पास केयर रेटिंग का शेयर है 780 के भाव पे। गौरव जी, केयर रेटिंग ट्रैक करते हैं आप? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप इसके देखेंगे इसमें एक ट्रेडिंग वाले शेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे रेंज में रहता है। जो करेक्शन शुरू हुआ था 2014-15 में 1700-1800 का जब भाव था, उसके बाद में जो फॉल आया कोविड में, उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, अपसाइड दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल इसमें काफी हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल सही समय पे लिया है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप माइनर प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, या फिर 100 शेयर तो आप 30 प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी आप राइड कीजिए। ये जो मोमेंटम है ये अगर सस्टेन रहता है, और मेरे हिसाब से रहेगा, एक डिप आके फिर ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में ही है ये, तो स्टॉक जो है वह 1150-1200 के लेवल भी दिखा सकता है। तो अगर आपका नजरिया लंबे अवधि का है तो बिल्कुल बना रहिए, थोड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर लीजिए।
क्योंकि लंबे अवधि का नजरिया बनिए, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करिए। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। मार्केट में मजबूती लगातार बनी हुई है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।